गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रीति आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन हब में। तो दोस्तों, आप लोगों का जो मैं आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ दिसंबर 2013 एमए पोल साइंस, जो भी स्टूडेंट एमए पोल साइंस से इग्नू से कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है और सबसे पहले बात आपको पैटर्न समझ आ जाए कि एग्जाम देने कैसे हैं जो भी फर्स्ट टाइम एमए का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो टाइमिंग जो दोस्तों आपको मिलेगा 3 घंटे का मिलेगा, 3 आवर्स के मिलेंगे। टोटल जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं दोनों खंड से मिला के ओनली 5 क्वेश्चन, 5 प्रश्न के आपको जवाब देने होते हैं वहाँ पे। और हाँ, पेज लिमिट है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको 24 सीट प्रोवाइड की जाएगी, 24 पेज प्रोवाइड किया जाता है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा वेस्ट ना करें, एक क्वेश्चन पे 5 पेज का लेके चलें कि इससे ज़्यादा आंसर्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, और जो भी आंसर्स उसका प्रॉपर हो वही लिखिए, कुछ ज़्यादा फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 जो पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त निर्भरता सिद्धांत के प्रमुख लक्षणों की चर्चा कीजिए। ये चैप्टर 4 पेज नंबर 29 से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न के मध्यभेद को उजागर करें। ये आपकी जो क्वेश्चन आया था चैप्टर 1 के आए रखे हैं। चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेज नंबर आपका 12 है और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। जो पेज नंबर है दोस्तों ये लीएस पब्लिकेशन बुक के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो मैं आप लोग को बता रही हूँ लीएस पब्लिकेशन के पेज नंबर 12 बता रही हूँ। अगर नहीं बुक है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर्स भी करा दूंगी। ठीक है, इसका बी पार्ट था, बी पार्ट का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्याख्यात्मक और कॉन्स्टिट्यूटिव सिद्धांत। तो ये जो देखिए दे रखा है कि रचनात्मक होता क्या है। रचनात्मकवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का तीसरा दृष्टिकोण है और रचनात्मकवादियों का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सही समझ केवल भौतिक सीमाओं के दायरे में होने वाली तर्कसंगत अनुनय क्रियाओं से ही नहीं हासिल की जा सकती, जैसे कि यथार्थवादियों का आग्रह है, और न ही उन्हें संस्थागत सीमाओं के भीतर परखने से काम चल सकता है। जैसे कि आदर्शवादी कहते रहते हैं, रचनात्मकवादियों के अनुसार संप्रभु राज्यों के बीच बनने वाले संबंध केवल उनके स्थिर राष्ट्रीय हितों पर ही आधारित नहीं होते, उन्हें लंबी अवधि के दौरान बनी अस्थिरताओं के प्रभाव में उठाए जाने वाले कदमों को प्रारूप के तौर पर देखकर समझना पड़ता है। शासन व्यवस्थाएं उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी विनिमयकारी और विधेयक रचनाएं पैदा करती है। रचनात्मकवाद का सिद्धांत भौतिक आयामों की उपेक्षा नहीं करता, पर वह उनके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए सामाजिक आयामों को भी जोड़ देता है। इसके तहत जब संस्थाओं की चर्चा की जाती है तो उसका महत्व केवल संगठनिक ढांचा ही नहीं होता। संस्था का तात्पर्य अक्षमताओं और हितों की एक स्थिर संरचना, एक ऐसी संरचना जिसमें साझी समझ, साझी अपेक्षाएं और सामाजिक ज्ञान अंतर्निहित हो। रचनात्मकवादी संस्थाओं का मूलतः एक संज्ञानात्मक अस्तित्व की तरह देखते हैं, जिन्हें उन्हें कर्ताओं के विचारों की सीमाओं के दायरे में ही रहना पड़ता है। संस्थागत संरचनाओं के मानकीय प्रभाव के साथ साथ रचनात्मकवाद बदलते हुए मानकों और असमताओं व हितों के बीच बने सूत्रों की जांच करता है। चूँकि राज्य और अन्य कर्ताओं की गतिविधियों के कारण संस्थाओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए रचनात्मकवाद संस्थाओं और कर्ताओं को इस विवरण से लग सकता है कि सैद्धांतिक रवैये के तौर पर रचनात्मकवाद पर अमल करना कुछ मुश्किल ही होगा। दरअसल राज्यों के व्यवहार का अंदाजा लगाने के लिए किसी एक खास सामाजिक संरचना को चुनने की सिफारिश करने की बजाय यह दृष्टिकोण कहता है कि किसी एक परिस्थिति में मौजूद संरचना की जांच पड़ताल करके उसके विशिष्ट दायरे में राज्य के व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर अनुमान गलत साबित होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस संरचना को ठीक से समझा नहीं गया है या वह अचानक बदल गई है। मसलन अगर यथार्थवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता व्याप्त है, जो रचनात्मकवादी कहेंगे कि उनकी यह धारणा हॉब्स द्वारा प्रतिपादित प्रकृत अवस्था के आईने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखने से उपजी है। इस प्रकृत अवस्था का निष्कर्ष सामाजिक संबंधों की एक विशिष्ट संरचना से निकाला गया है जो बदल चुकी है। संरचनावादियों की मान्यता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विनिमय भी करती है और विधेयक भूमिका भी निभाती है। विनिमयकारी भूमिका का अर्थ है कुछ खास तरह के व्यवहारों और आचरणों को मान्य या प्रतिबंधित करना। विधेयक भूमिका का मतलब है किसी व्यवहार या आचरण को परिभाषित करते हुए उसे एक निश्चित तात्पर्य से संपन्न करना। राज्य उनकी निगाह में एक नैगमिक अस्मिता है, वह अपने बुनियादी लक्षणों
जैसे कि सुरक्षा, स्थिरता, मान्यता और आर्थिक विकास का निर्धारण करता है। पर इन लक्ष्यों की प्राप्ति सामाजिक अस्मिता पर निर्भर है, अर्थात राष्ट्र खुद को अंतर्राष्ट्रीय समाज के संदर्भ में जिस तरह समझेगा उसी तरह उसकी सामाजिक अस्मिताएं बनेंगी। इसी तरह की अस्मिताओं के आधार पर राज्य का राष्ट्रीय हित संरचित होगा। संरचनावादी यथार्थवादी द्वारा अराजकता को दिए जाने वाले महत्व को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करते, पर उनका कहना है कि अराजकता अपने आप से हम नहीं हो सकती। संबंधों की अराजकता दो मित्र राज्यों के बीच भी हो सकता है और दो शत्रु राज्यों के बीच भी। दोनों का मतलब अलग अलग होगा। इस लिहाज से अराजकता नहीं बल्कि उसके प्रभाव में बन सकने वाले सामाजिक संबंधों की किस्में ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इन किस्म के सामाजिक संबंधों के मुताबिक ही राज्य अपने हितों को परिभाषित करता है। मसलन शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का रिश्ता भी एक सामाजिक संबंध था, जिसके तहत वे दोनों एक दूसरे को शत्रु की तरह देखते थे और उसी के मुताबिक उनके राष्ट्रीय हितों की संरचना होती थी। जब उन्होंने एक दूसरे को उस सामाजिक संबंध के आईने में देखना बंद कर दिया या उस तरह के सामाजिक संबंध की परिस्थितियां ही नहीं रह गई, तो उसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध खत्म हो गया। स्पष्ट रचनात्मकवाद एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के तौर पर अपनी उपयोगिता बहुत स्पष्ट नहीं कर पाया है। इसके बावजूद उसे एक सैद्धांतिक ढांचा पेश करने में कामयाबी अवश्य मिली है। रचनात्मकवाद के प्रचलित होने के पीछे यथार्थवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण की अपर्याप्तताओं की भूमिका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लेख लिखें। ग्लोबलिज्म की अवधारणा, ये आपको चैप्टर 13 पेज नंबर 112 प्रश्न 1। चैप्टर 13 किसी भी बुक से और पेज नंबर 112 नीरज पब्लिकेशन की बुक से है। और जिनको भी आंसर ना मिले वो कमेंट में बता दीजिएगा, उनको मैं दोबारा आंसर्स करा दूंगी। सुरक्षा की नारीवादी दृष्टि, ये जो क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर 6 से पूछा गया है, पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 नीरज पब्लिकेशन का है और चैप्टर 6 आपको जो इग्नू के द्वारा बुक मिली या कोई भी आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो वहाँ पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्वीकरण के वर्तमान चरण के प्रमुख लक्षणों को इंगित करें और वैश्वीकरण के आलोचकों की क्या चिंताएं हैं। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा चैप्टर 13 रीड करने पे मिलेगा और पेज नंबर 113 यानी 113 और प्रश्न 2 पेज नंबर 107। ठीक है, तो पेज नंबर जो है वो नीरज पब्लिकेशन बुक का है और चैप्टर 13 आप किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए नवीन विश्व व्यवस्था के लक्षणों और निहितार्थों का परीक्षण करें। अपनी स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर विश्व के सभी देशों के साथ मित्रता एवं सहयोग की नीति अपनाता रहा है, चाहे उन देशों की आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणाली कैसे भी क्यों न हो। इसने सदैव अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को उन्नत करने के लिए राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान एवं उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के प्रयास के तहत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता को स्वीकार किया है। वह किसी भी ऐसे संगठन का सदस्य बनने का तैयार नहीं जिसकी प्रकृति सैनिक को, अर्थात भारत ने सैन्य गुटों से संबंध अपने को अलग रखा और ऐसे संगठन का सदस्य बना जिसका लक्ष्य पारस्परिक सहयोग और मैत्री की भावना का विकास करना है तथा जो मानव अधिकारों, निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति के उपासक रहे हैं, जिससे उसकी संप्रभुता पर कोई आँच नहीं आई है। भारत ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी अपनी सहभागिता की है जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरुद्ध रहे हैं। भारत ने नस्लवाद और जातिवाद की आलोचना करने वाले संगठनों के साथ भी अपना संबंध जोड़ा है। इस प्रकार भारत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हितों में तालमेल पर आधारित एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण एवं संचालन करके तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पथ पर चलता रहा है। विश्व स्तरीय या क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाकर तथा ऐसे कई साधनों से भारत ने विश्व राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास किया है और इस उद्देश्य में एक प्रकार से सफल भी रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है और भारतीय विदेश नीति एक सक्रिय नीति की तरह कार्य करती है। और इसका ये जो है चैप्टर 17 पेज नंबर 153 पे आपको भारत के लिए जो भी अर्थ जो आगे की है पार्ट वो आपको मिल जाएंगे आंसर्स के। ठीक है, पार्ट सेकेंड की बात करें। पार्ट सेकेंड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहु निर्जातीय समाजों के संदर्भ में स्वनिर्णय की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो ये चैप्टर 18 से क्वेश्चन पूछा गया है, पेज नंबर 159, 157 और 158।
तो ये आपको जो पेज नंबर बता रही हूँ ये नीरज पब्लिकेशन का है और चैप्टर 18 आप किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं। निम्न पर संक्षिप्त लेख लिखिए। मानवतावादी हस्तक्षेप। मानवतावादी हस्तक्षेप क्या होता है, ये चैप्टर 19 से क्वेश्चन पूछा गया है। पेज नंबर 169 प्रश्न सेकंड 4 और पेज नंबर 168 पे आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। डी पार्ट है परमाणु निरस्तीकरण संधि। ये चैप्टर 20 रीड करने पर आपको आंसर्स मिलेगा और पेज नंबर 174 नीरज पब्लिकेशन बुक का है। क्वेश्चन 1 है आपका विकासशील देशों में विज्ञान और तकनीकी में विकास के प्रभाव का विश्लेषण करें। ये है चैप्टर 22 पेज नंबर 194। पेज नंबर 194 जो है आपका ये नीरज पब्लिकेशन बुक का है। अब क्वेश्चन 9 की बात करें, राज्य की संप्रभुता पर वैश्वीकरण के प्रभाव का परीक्षण करें। तो ये जो आंसर मिलने वाला है ये आपका चैप्टर 24 रीड करने पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे और पेज नंबर 207 नीरज पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 10 है आपका और ये लास्ट क्वेश्चन है, निर्जातीयता से आप क्या समझते हैं और युद्ध वर्षों में निर्जातीयता युद्ध में वृद्धि के क्या कारण हैं। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 29 पे और चैप्टर 29 और पेज नंबर 244 पे। पहले वहाँ से पढ़ने के बाद लास्ट में आपको ये चीज़ भी ऐड करना है वहाँ से आंसर्स देखने के बाद कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संजातीय पुनरुत्थान एवं संघर्ष में वृद्धि हुई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्रों की स्थापना हुई और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाने के लिए एवं आर्थिक और सामाजिक समृद्धि हेतु आधुनिकीकरण को अपनाया। आधुनिकीकरण की प्रतिक्रिया के रूप में सजातीय हिस्सा में वृद्धि हुई। और चैप्टर 29 पेज नंबर 242, 243 और 244 पे बाकी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सबका आंसर्स भी करवा दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के वीडियो के साथ। जो भी आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मैं आपको एवरी ईयर का जो अब तक आ चुका है सारे एवरी ईयर का कंप्लीट करवाती जाऊंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके साथ आपको जितने भी फ्रेंड्स वगैरह एमए कर रहे हैं इग्नू से पोल साइंस से तो आप उनको ये क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।